नमस्कार दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोन्सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन, बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज। तो हम लोग बातें करेंगे कि कोई भी चीज़ क्यों फ्लोट करती है, क्यों कोई भी चीज़ डूब जाती है, एंड क्या है उसके पीछे की साइंस। आज समझते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो कोई भी बॉडी, अगर आप किसी लिक्विड में डाल रहे हैं और उस बॉडी का डेंसिटी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डूबने वाली बॉडी वो होती है जिसका डेंसिटी इससे ज़्यादा हो। अगर आपने एक बॉडी ले लिया जिसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा हो, ये लिक्विड का डेंसिटी मैंने मान लिया है यहाँ पे, तो जिसका डेंसिटी, जिस बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा होगा वो डूब जाएगी, और जिसकी कम होगी वो फ्लोट करेगी, और जिसकी बराबर होगी वो जहाँ पे आप छोड़ देंगे इस लिक्विड के अंदर वहाँ पे वो फ्लोट करती रहेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, आज सीखने वाले हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट। तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि ये होती है बायोन्सी इज अ कॉन्सेप्ट। जब भी कोई भी चीज़ हम पानी में या किसी लिक्विड में डालते हैं तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायोन्ट फोर्स एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज बायोन्सी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं शुरू करूंगा, आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको पूरी बात समझाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एक यहाँ पे टम्बलर ले लिया है जिसमें पानी भर लिया है, इट्स वाटर, एंड वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब सिंपल वे में समझते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम कर लिया, लेट्स से एक इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम कर लिया रेडियस आर का। ठीक है, तो बेसिकली उस रेडियस आर का जो मैंने वॉल्यूम अज्यूम किया है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। दैट विल बी 4/3 पाई r क्यूब, राइट। सिंपल। अब उसका वेट निकालते हैं हम लोग, कितना है इसका वेट। पहली बात तो ये पानी रुका हुआ है, इट इज़ एट रेस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो भी वेट है वो बैलेंस हो रहा है बाकी की पानी की वजह से। बाकी जो यहाँ पे पानी के पार्टिकल्स हैं या जो भी है उसकी वजह से इसका वेट बैलेंस हो रहा है। उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले कैलकुलेट करते हैं कितना है इसका वेट। तो उसके लिए पहले मुझे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड मास मुझे मिलेगी डेंसिटी के डेफिनेशन से। ये देखिए दोस्तों, ये होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊंगा तो मुझे मास मिल सकती है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रो नॉट ही लिख रहा हूँ बिकॉज पानी है वो, तो डेंसिटी आपकी रो हो गई रो नॉट। ठीक है, एंड वॉल्यूम विल बी दिस मच। सिंपल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको लगेगा कि ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बट आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी। सो m इज इक्वल टू रो इनटू दिस वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका मास हो गया। तो वेट कितना हो गया? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक कुछ फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके का। थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बट फिलहाल के लिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ज़रा सा सोचिए, इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी जो भी वैल्यू है, इट इज़ लेट्स से 20 न्यूटन्स या कुछ भी, एनीथिंग, जो भी इसकी वैल्यू है। अब ये पानी रुका हुआ है यहाँ पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पे अगर 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसको बैलेंस करने के लिए 20 न्यूटन ऊपर भी लगा रहा होगा। तो ये बेसिकली बाउंड फोर्स है। ओके, बाकी का पानी इस पे उतना फोर्स लगाएगा तभी ये रुका रहेगा, वरना ये इट कैन नॉट बी एट रेस्ट, राइट। तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब इसके वेट को कोई बैलेंस आउट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया 20 न्यूटन आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में जो भी इस इमेजिनरी स्फीयर का वेट होगा, एक्चुअली में उतनी ही फोर्स आपकी रेस्ट ऑफ द वाटर इस पे लगा रही होगी। अब शुरू होगा इंटरेस्टिंग पार्ट। ये बस कैलकुलेशन था आपके समझने के लिए, अब आगे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसका जो भी मास था या जो भी वेट था वो तो था ही। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पानी को आप, सिर्फ इस पानी को आप किसी तरीके से, इट्स इम्पॉसिबल ऑल्दो, बट
सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ इस रीजन के पानी को मैं निकाल के बाहर फेंक देता हूँ, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, माइंड इट। हमने अज्यूम किया है कि उसका वेट 20 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन वहां से बाहर चला गया। तो एक बात बताइए, बाहर की जो सराउंडिंग है, कहने का मतलब इसके अराउंड जो वाटर है, उसमें कोई चेंज आएगा क्या अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूं? तो मैं इसको डिलीट कर ही देता हूँ, यहाँ का पानी खत्म हो चुका है ऐसा समझिए, मैंने फेंक दिया है उसको बाहर। ओके, तो वहाँ का पानी खत्म हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, नथिंग इज देयर। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये इस रीजन में फोर्स बाकी पानी की वजह से जो लग रहा था वो चेंज होगा क्या? ध्यान से सोचिए, आपको आंसर मिलेगा वो क्यों चेंज होगा, वो तो बाकी पानी लगा रही थी, ये वाली रीजन पूरी लगा रही थी, शेडेड रीजन, तो वो तो उतनी लगाती रहेगी क्योंकि कोई भी चेंज इस शेप में नहीं आया है, हमने उठा के फेंक दिया। ठीक है, तो बाकी की पानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पानी को फर्क पड़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बाकी की जो पानी है सराउंडिंग में, वो इस पे अभी भी 20 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाने की कोशिश करेगी। ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, इसीलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको मैं अब पॉसिबल करता हूं। अब मान लीजिए इस रीजन को मैं एक अलग मटेरियल से लाके फिल कर देता हूं, लेट इट बी अ बॉल, स्टील का बॉल, स्टील बॉल से मैं इसको फिल कर देता हूं। ठीक है, तो क्या इस बॉल पे भी 20 न्यूटन बाकी का पानी लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा। ओके, 20 न्यूटन का फोर्स बाकी का पानी इस पे लगा रहा होगा, लेकिन क्या ये स्टील बॉल का जो वेट होगा वो 20 न्यूटन होगा? तो आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बॉल पानी के उस बॉल से भारी होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है मैंने जो पानी निकाल के फेंका है एग्जैक्टली उसी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का, उतनी ही वॉल्यूम का मैंने एक बॉल यहाँ पे रख दिया है। तो जब आप स्टील की बॉल लेते हैं और वॉल्यूम सेम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है यू विल हैव अ ग्रेटर मास। ठीक है, जो मैंने पानी थ्रोन आउट कर दिया है, लेट मी राइट इट डाउन, मास ऑफ द थ्रोन आउट वाटर, ठीक है, वो कुछ है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज रो इनटू वी। मैं उस वॉल्यूम को v बोल देता हूँ, विच आई वाज कैलकुलेटिंग लाइक दिस, इसको मैं v बोल देता हूँ। ठीक है, इसको v रहने देते हैं। तो मास ऑफ द थ्रोन आउट वाटर इज दिस मच। ठीक है, एंड मास ऑफ द बॉल वुड बी हाउ मच? मास ऑफ द बॉल विल बी डेंसिटी ऑफ स्टील इनटू द वॉल्यूम v, क्योंकि मैं उतनी ही वॉल्यूम का मैं लेके आ रहा हूँ, उतनी रेडियस का बॉल लेके आ रहा हूँ। अब जरा सा सोचिए दोस्तों, इस पे 20 न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन वो वाली वैल्यू है मैंने अज्यूम करी थी जो इसके वेट के बराबर है, विच इज नथिंग बट मास ऑफ थ्रोन वाटर इनटू ग्रेविटी, थ्रोन वाटर इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उतनी फोर्स है। ठीक है, वो सिर्फ पानी को बैलेंस कर रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी जगह पे मास ऑफ द बॉल इनटू ग्रेविटी ला दिया। तो अब जरा सा सोचिए, 20 न्यूटन ज्यादा होगा या मास ऑफ द बॉल इनटू ग्रेविटी ज्यादा होगा? थोड़ा सा सोचना मुश्किल है यहाँ पे, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम बायोन्सी को फील कर सकते हैं। मैंने किया क्या, मैंने पहले एक इमेजिनरी वॉल्यूम कंसिडर किया, उस पे मैंने बाकी की पानी की वजह से जो फोर्स लग रही थी वो लगाई मैंने, और उसके बाद उस पानी को मैंने फेंक दिया और उसको एक डिफरेंट मटेरियल के बॉडी से रिप्लेस कर दिया। तो बाकी की जो पानी थी वो उतनी फोर्स लगा रही थी जितनी लगा रही थी, दैट्स ऑल, वो उतनी ही लगाएगी अभी भी। लेकिन आपकी जो बॉडी रिप्लेस होके आई है ना, उसका वेट ज्यादा हो चुका है, इसकी वजह से वो डूबेगी, क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो चुका है। 20 न्यूटन कैन नॉट बैलेंस इट। ओके, तो मैं इसको प्रूव करता हूं मैथमेटिकली कि क्यों डेंसिटी ज्यादा होने पे ऐसा होगा। ठीक है, क्यों फ्लोटिंग और सिंकिंग कंडीशन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में घुसूंगा, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट में आप पुट कर सकते हैं आप अपने अपने सारे सवाल। सो ये मेरा आर था और ये मेरा वाटर का डेंसिटी था। तो ये जो इमेजिनरी लिक्विड का वेट था दैट वाज बेसिकली रो नॉट इंटू 4/3
pi r cube. This was the weight of the imaginary liquid. ये बैलेंस आउट हो रहा था बाकी की पानी की वजह से. बाकी की पानी इसके वेट को बैलेंस कर रही थी. ठीक है, तो हम बोलेंगे बायोंट फॉर्स. ओके, ये बायोंट फॉर्स का सिंबल मैं बना देता हूं, एक वेरिएबल एफ बी, एंड एफ बी विल बी इक्वल टू दैट वेट ऑफ द लिक्विड, दैट इमेजिनरी लिक्विड. ठीक है, ये हो गया आपका B is equal to W, which was equal to rho naught into 4 by 3 pi r cube. Am I clear? Simple. इस पानी के वेट को बैलेंस कौन कर रहा था? बायोंट फोर्स. That's why I have equated them. सब कुछ रेस्ट पे, अभी तक पानी है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब आगे मैंने बोला, आगे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया बॉल से, स्टील बॉल. अब स्टील बॉल की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे हम लोग. जब मैंने उसको स्टील बॉल से रिप्लेस कर दिया तो मैंने बाकी के जो शेडेड रीजन है फिलहाल यहाँ पे, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है. जो भी चेंज किया है अब मैंने सिर्फ यहाँ पे एक बॉल ला के रख दिया है स्टील का. दैट्स इट. तो एफ बी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो बाकी की पानी पर डिपेंड कर रहा है. वो तो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना लगा रहा था, क्योंकि उसमें कोई चेंज आया ही नहीं है. तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे बेसिकली एफ बी उतनी है जितनी थी, दिस वन. ठीक है, और जो बॉल की जो वेट है वो हो जाएगी रो ऑफ बॉल, दैट मीन्स स्टील, स्टील की बॉल लेके आ रहा हूं मैं, इनटू वी. वी इज 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब हमें कंपैरिजन इसका करना है कि एफ बी क्या वेट ऑफ बॉल के बराबर है, या एफ बी बड़ा है, या एफ बी छोटा है. देयर आर 3 कंडीशंस. ठीक है, वो हमें कंपैरिजन से पता लगेगा, वो हम करेंगे अभी. बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वी विल डिसाइड वेदर इट विल फ्लोट और नॉट. अगर ये कंडीशन होती है तो फ्लोट करेगा, क्योंकि वो उसके वेट से ज्यादा फोर्स पानी लगा रहा है, बायोंट फोर्स. और अगर ये कंडीशन हुई तो सिंक करेगा, बिकॉज एफ बी इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द वेट ऑफ द बॉल. राइट, आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो एफ बी तो मेरे पास इतना है ही, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. करेक्ट, and weight of the ball is going to be rho of steel into 4/3 pi r cube. अब हमें बस इन दोनों को कंपेयर करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं. इन दोनों को कंपेयर करना है. तो ध्यान से आप देखिए, ये वाली टर्म दोनों में इक्वल है. तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप ध्यान से सोचिए, अगर रो ऑफ स्टील एंड रो नॉट, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ये दोनों इक्वल है तो फ्लोटिंग कंडीशन आ जाएगी, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन. ठीक है, अगर रो नॉट इससे ज्यादा है, स्टील सॉरी रो नॉट स्टील की डेंसिटी से कम है, जो कि होती है. ठीक है, मैं आपको वैल्यूज भी बताऊंगा. तो ये सिंकिंग कंडीशन आ जाएगी. सोचिए कैसे, अगर ये ज्यादा होती है तो ये कम हो गई, तो वेट ऑफ द बॉल ज्यादा हो गई, मतलब डूब जाएगी. बायोंट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉल, दैट्स व्हाई. ओके, एंड अगर ये कंडीशन होती है, जो कि है ही नहीं, तो ये स्टील की जगह पे आप कोई भी ऐसा रैंडम मटेरियल रख सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट स्टील, यू कैन टेक एनी मटेरियल. ठीक है, तो आई शुड नॉट राइट एवरीवेयर स्टील से कंपेयर करना सही नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा आंसर आने वाला है. तो अगर बॉडी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी या लिक्विड के डेंसिटी के बराबर है तो कंप्लीटली बैलेंस कंडीशन होगी. अगर बॉडी की डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें वो आपने डाला है अगर उससे ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा. अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट हो जाएगा. दिस इज द ब्यूटी. अब मैं आपको स्टील की डेंसिटी बताता हूँ. स्टील की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. एंड और अपने वाटर की डेंसिटी तो हमें पता ही है, जो कि हमने रो नॉट माना हुआ है, दैट इज 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. तो आप सोचिए दोस्तों, क्यों डूबता है स्टील बॉल पानी में? ओके, किसी और लिक्विड में डाल दें जो बहुत डेंस है, उसमें शायद ना डूबे. तो इट्स अ बेसिक कंपैरिजन ऑफ डेंसिटीज. ओके,
So we'll stop here in this video. I hope you enjoyed. Please like and comment your doubts onto this, and we will be very happy to help you. Thank you. Bye bye.